हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 5 बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। ये जो यूनिट है, इस यूनिट में ये टॉपिक है, एक तो जैविक क्रियाओं के बारे में है, एक हीमोग्लोबिन, माइक्रोग्लोबिन और साइटोक्रोम के बारे में है, और जैविक क्रिया में क्षार धातु एवं क्षारीय मृदा धातुओं का क्या योगदान है इसके बारे में है। ठीक है। और आवश्यक तत्व, किन अकार्बनिक तत्वों की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है और किन अकार्बनिक तत्वों की हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं होती, उनके बारे में है। ठीक है। विषैली गैसों का क्या प्रभाव है इसके बारे में है, और हेमरिथ्रिन के बारे में है। इन्हें जैसे हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो कुछ समुद्र में जो जीव पाए जाते हैं वो त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं। ठीक है। और हमारे शरीर में जैसे हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उन जीवों के शरीर में हेमरिथ्रिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हेमरिथ्रिन पाया जाता है। और एक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, मेरी मानो तो आप एक तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, एक हेमरिथ्रिन और हीमोग्लोबिन, माइक्रोग्लोबिन, ये 4 ऐसे टॉपिक है, इनको घूट लेना। ये 6-7 टॉपिक बहुत छोटी यूनिट है। जो अपनी पहले वाली यूनिट थी HSAB वाली, यानी कि कठोर क्षार मृदु क्षार वाली। दूसरी वाली यूनिट थी मेटल लिगेंड आयन वाली। ठीक है। तीसरी वाली यूनिट थी और इनकी जो मेटल कार्बोनिल यौगिक वाली। ठीक है। और ये बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली, ये यूनिट बहुत छोटी है और बहुत आसान भी है। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी और आप बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम में लिख सकते हो। बायो वाले स्टूडेंट तो मेरी मानो तो इस यूनिट को छोड़ना ही मत, क्योंकि तुमसे इसमें 4-5 स्ट्रक्चर नहीं आएगी, वरना बाकी सारी यूनिट तुम लोगों से आती है। इतनी सिंपल यूनिट है अपनी। अब एक होता है जैविक क्रिया, यूनिट का नाम क्या है? बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी जैव अकार्बनिक रसायन। जैव अकार्बनिक रसायन, जैव का मतलब समझो, जैव का क्या मतलब होता है? यानी जैव का मतलब होता है जीवित। यानी जीवित, जैसे हम इंसान हैं, जीव जंतु है, और पेड़ पौधे, ये सभी के सभी कैसे हैं? जीवित। इंसान, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सभी के सभी कैसे हैं? जीवित। इन जीवित चीज़ों में कौन कौन सी रासायनिक क्रिया होती है? उन रासायनिक क्रियाओं को कहते हैं जैविक क्रिया। और इन जैविक क्रियाओं में कौन कौन से अकार्बनिक तत्वों की आवश्यकता होती है? एक बात को समझो, अकार्बनिक तत्व। अकार्बनिक, देखो, कार्बन को छोड़कर बाकी जितने तत्व हैं आवर्त सारणी में, वो अकार्बनिक तत्व है। क्या बोला मैंने? कार्बन को छोड़कर आवर्त सारणी में जितने तत्व हैं वो अकार्बनिक तत्व है। तो उन अकार्बनिक तत्वों की हम आज इंसानों को, पेड़ पौधों को, इनमें जो रासायनिक क्रिया होती है, उन रासायनिक क्रियाओं में कौन कौन से अकार्बनिक तत्वों की आवश्यकता होती है, आज के वीडियो में हम यही पढ़ेंगे। ठीक है। तो जैविक क्रिया यानी कि इंसानों, पेड़ पौधों, जानवरों, इनमें जो क्रिया होती है उन्हें बोलते हैं जैविक क्रिया। इन्हें क्या बोलेंगे? जैविक क्रिया। ठीक है। अब एक बात समझो, इन्हें जैविक क्रिया, अब क्या बोलेंगे? इन्हें जैविक क्रिया। इन जैविक क्रियाओं में काम आने वाली सबसे भारी धातु, इन जैविक क्रियाओं में काम आने वाली सबसे भारी धातु, वो धातु है मोलिब्डेनम। कौन सी है? मोलिब्डेनम। इन जैविक क्रियाओं में काम में आने वाली सबसे भारी धातु, मोलिब्डेनम। और इन जैविक क्रियाओं में काम आने वाली सबसे भारी अधातु, ये है आयोडीन। क्या है? आयोडीन। मोलिब्डेनम और आयोडीन भारी धातु नहीं है, आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु मोलिब्डेनम नहीं है, और आयोडीन सबसे भारी अधातु नहीं है। लेकिन क्या है कि जो जैविक क्रिया होती है, इन जैविक क्रियाओं में जो ये अकार्बनिक तत्व काम में आ रहे हैं, उन अकार्बनिक तत्वों में जो सबसे भारी धातु है वो है मोलिब्डेनम, और सबसे भारी अधातु जो है वो है आयोडीन। क्या है? आयोडीन। तो ये अपना सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आयोडीन। ठीक है। अब जैविक क्रियाओं में जैसे अपन को, हमारा शरीर होता है, शरीर में आयरन की आवश्यकता होती है, सोडियम की आवश्यकता होती है, पोटेशियम की आवश्यकता होती है, कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो इन अकार्बनिक तत्वों को, हमारे शरीर की इन अकार्बनिक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है। इन अकार्बनिक तत्वों को हम भोजन के थ्रू, पोषक तत्वों के जरिए हमारे शरीर के अंदर हम लेते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे हीमोग्लोबिन की, मायोग्लोबिन की, साइटोक्रोम की।
हीमोग्लोबिन की बात करूं, और सबसे इम्पोर्टेंट भी यहीं से पार्ट बनता है अपना, हीमोग्लोबिन के बारे में जानो, ठीक है। जैसे हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है, पहले नाक में जाती है यहाँ पे, फिर ये नासा कपाट होता है, नासा कपाट के बाद में फेरिंग्स में जाती है, फेरिंग्स के बाद में लेरिंग्स में जाती है, लेरिंग्स के बाद में जो इस तरह से होता है इसे बोलते हैं ट्रेकिया, ट्रेकिया में जाती है न, ट्रेकिया ऐसे नहीं कि कई टुकड़ों में विभाजित हो जाता है न, इसे ब्रोंकाई कहते हैं। ये ब्रोंकाई भी कई ऐसे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है जिसे ब्रोंकियोलेस कहते हैं, और इन टुकड़ों से ऐसे गुठलीनुमा संरचना लगी होती है न, जिसे एल्वियोली कहते हैं। तो इन एल्वियोली में क्या जाती है, हमने बाहर से जो ऑक्सीजन ली वो इन एल्वियोली तक जाती है, हमने बाहर से जो ऑक्सीजन ली O2 ली वो कहाँ तक गई, एल्वियोली तक गई, यहाँ तक गई, और इस एल्वियोली तक क्या आता है, खून आता है, इस एल्वियोली तक क्या आता है, खून आता है, यानी कि जो ब्लड है इस एल्वियोली तक आता है। ब्लड कहाँ तक, एल्वियोली में क्या होती है, O2 होती है, और एल्वियोली तक क्या आता है, ब्लड आता है, क्या आता है, ब्लड आता है। कहाँ पर, फेफड़ों में, यानी किसकी बात कर रहा हूँ मैं, फेफड़ों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो ब्लड होता है, खून होता है, खून में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आप लोग जानते हो अच्छे तरीके से, हमारे शरीर का खून जो होता है उसका जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। जो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों में क्या होता है, ऑक्सीजन का उच्च दाब होता है, जो फेफड़े होते हैं फेफड़ों में ऑक्सीजन का उच्च दाब होता है। तो ऑक्सीजन का उच्च दाब होता है तो ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। HB से दिखा दूं मैं हीमोग्लोबिन को, स्ट्रक्चर बाद में बता दूंगा आप लोगों को। HB जो यहाँ पे एल्वियोली तक क्या आता है, ब्लड, ब्लड में क्या है, हीमोग्लोबिन, और फेफड़ों में क्या होता है, ऑक्सीजन का उच्च दाब होता है। तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, इस ऑक्सीजन के साथ बंध बना लेता है। ये जो हीमोग्लोबिन होता है, ये हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, बंध बना लेता है। और ये जो खून होता है शरीर के प्रत्येक अंग तक जाता है, शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक जाता है, ठीक है। अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को लेकर शरीर की सभी मांसपेशियों तक जाएगा, शरीर की सभी कोशिकाओं तक जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, मैंने कोशिकाओं तक जाएगा, एक समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, एक समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, और उत्तकों का जो अध्ययन होता है वो मायोलॉजी कहलाता है। पहले मैं इसको समझा दूं यहाँ तक इस वाले पार्ट को, फिर इस पार्ट को आप लोगों को लिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने ये वाली यूनिट पढ़ी नहीं है, मुझे इसको आप लोगों को पढ़ानी है, ठीक है। तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है शरीर के प्रत्येक अंग तक जाता है, ठीक है, और प्रत्येक अंग तक जाएगा। ये हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को लेकर उत्तकों में जाता है, और उत्तकों में क्या होती है, मायोग्लोबिन होती है। उत्तकों में क्या होता है, माइकोग्लोबिन होता है। ये मायोग्लोबिन नहीं है, माइकोग्लोबिन है। उत्तकों में क्या होता है, माइकोग्लोबिन होता है। जो दोबारा से समझो, जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को पकड़कर उत्तकों तक ले जाता है, और उत्तकों में क्या होती है, माइकोग्लोबिन होती है। उत्तकों में माइकोग्लोबिन होती है। ये जो उत्तक होते हैं ये मांसपेशियों में पाए जाते हैं। उत्तक जो होते हैं ये मांसपेशियों में पाए जाते हैं, ठीक है। मांसपेशियों में क्या होता है, ऑक्सीजन का जो दाब होता है वो कम होता है। मांसपेशियों में ऑक्सीजन का दाब कम होता है। आप पहले तो इसको देख लियो, तो आप इसको मिटा देते हैं, इससे कन्फ्यूजन सा हो रहा है, दोबारा से समझते हैं। देखना, ये जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को पकड़ी और इसको लेके गया मांसपेशियों में, और मांसपेशियों में कहाँ पे लेके गया, मांसपेशियों में लेके गया, ठीक है। और मांसपेशियों में क्या होता है, उत्तक होता है, यानी क्या होता है, उत्तक होता है। उत्तक में क्या होता है, माइकोग्लोबिन होता है। उत्तकों में माइकोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को पकड़कर मांसपेशियों में लेके गया। अब ये कहाँ से लेके गया, फेफड़ों से लेके गया इस ऑक्सीजन को। अब फेफड़ों में क्या होता है, ऑक्सीजन का जो दाब होता है, प्रेशर होता है, उच्च होता है। इससे कारण हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। लेकिन जब ये ऑक्सीजन को लेकर मांसपेशियों में आता है तो इस ऑक्सीजन का जो दाब होता है, प्रेशर होता है, वो कम हो जाता है, और
ये जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में जो बंध बना था ये बॉन्ड टूट जाता है। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बना था ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। और ये जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को किसको दे देता है? इस ऑक्सीजन को माइक्रोग्लोबिन को दे देता है। और माइक्रोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को अपने पास पकड़ लेती है। माइक्रोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को अपने पास पकड़ लेती है और ये किसको देती है? कोशिकाओं को देती है। आगे किसको देती है? कोशिकाओं को देती है। कौन? माइक्रोग्लोबिन। ये वाली बात आप लोगों के समझ में आई? ठीक है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके गया मांसपेशियों में। मांसपेशियों में क्या होता है? ऑक्सीजन का दाब कम होता है, इस कारण हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड टूट जाता है और ऑक्सीजन इससे अलग हो जाती है। और ये ऑक्सीजन को कौन पकड़ लेता है? माइक्रोग्लोबिन पकड़ लेता है। लेकिन हीमोग्लोबिन को वापस फेफड़ों में भी तो आना है। ये जो हीमोग्लोबिन है, इस हीमोग्लोबिन को वापस फेफड़ों में भी तो आना है। तो यहाँ पे जो उत्तक होते हैं, इन उत्तकों के पास CO2 होती है। इन्हें क्या होती है? CO2। तो ये आते वक्त CO2 को पकड़कर ले आता है। इन उत्तकों के पास क्या होती है? CO2 होती है। जब ये वापस आता है तो CO2 से कहता है चल बैठ, बैठ गाड़ी में, चल अभी चल, बहुत नखरे कर लिए यहाँ पे बैठी बैठी, बात ही नहीं मानती, चल मेरे साथ चल, फेफड़ों में कूटूंगा तुझे ले जाके। तो इस CO2 को अपने साथ कहाँ पे ले आता है? फेफड़ों में ले आता है। फिर अपन सांस को इसे छोड़ देते हैं CO2 को। ठीक है, CO2 को हम छोड़ देते हैं। तो ये अपना यानी कि थोड़ा सा सिस्टम था माइक्रोग्लोबिन वाला। ये वाली बात आप लोगों को समझ में आई होगी, आई होप। ठीक है, अब एक चीज समझना, साइटोक्रोम के बारे में कुछ नहीं है। साइटोक्रोम जैसे अपने पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है, पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। एक्चुअली आप देखोगे तो इस तरह से जो पेड़ होता है, पेड़ की जो इस तरह से ये पत्तियां होती है, इन्हें इस पत्तियों में इस तरह से यानी कि धब्बेनुमा संरचना पाई जाती है। इस धब्बेनुमा संरचना को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट। ने जब इस क्लोरोप्लास्ट को माइक्रो टेक्नोलॉजी यानी बहुत यानी कि जो मतलब महीन से महीन, छोटी से छोटी नैनो आकार की वस्तु को भी देख सके, ऐसी सूक्ष्मदर्शी से देखा गया। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट था, इस क्लोरोप्लास्ट में जैसे ये इस तरह से क्लोरोप्लास्ट है, तो इसमें इस तरह से संरचना दिखाई देती है, इस तरह से संरचना दिखाई देती है। और ये वाला भाग ऐसे यानी कि ये वाला भाग दिखाई देता है। इस वाले भाग को कहते हैं स्टोमा, और इनकी इस वाले भाग को कहते हैं ग्राना। क्या कहते हैं? ग्राना। ये जो ग्राना की एक पतली परत है, इसको जाने मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन काइटिन जाने ऐसा कुछ ही नाम होता है इसको, वो बोलते हैं इस ग्राना की प्रत्येक पतली परत को। और ये जो प्रत्येक पतली परत है, इस पतली परत के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। इस पतली परत के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। जब इस पर यानी कि सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो ये जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है डायरेक्ट पड़ता है क्लोरोफिल पर। और क्लोरोफिल क्या होता है? Mg+2 का संकुल होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लोरोफिल Mg+2 का संकुल होता है, मैग्नीशियम का संकुल होता है। तो जो डायरेक्ट यानी कि प्रकाश किस पे पड़ा? क्लोरोफिल पर पड़ता है। तो साइटोक्रोम क्या करता है? जो क्लोरोफिल किसका बना होता है? मैग्नीशियम का। इस मैग्नीशियम को उत्तेजित कर देता है, इसमें से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देता है। साइटोक्रोम क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में मदद करता है। ये जो जैसे ही सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ा, किस पर? क्लोरोफिल पर। क्लोरोफिल मतलब मैग्नीशियम पर पड़ा, तो साइटोक्रोम क्या करेगा? इस मैग्नीशियम में से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देता है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में मदद करता है। कौन? साइटोक्रोम। साइटोक्रोम क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में मदद करता है। कौन? साइटोक्रोम। अब पहले तो स्ट्रक्चर को हम लास्ट में समझेंगे, लास्ट में समझेंगे आराम से स्ट्रक्चर को। पहले आप लोगों को स्ट्रक्चर बता दूंगा ना, आप थोड़ा परेशान हो जाओगे। आप लोगों को डराना नहीं है, अच्छी तरीके से समझाना है। देख, अब तीसरा अपना जो टॉपिक है, जैविक क्रिया समझा दी ने। जैविक क्रिया के बाद में हीमोग्लोबिन, माइक्रोग्लोबिन और साइटोक्रोम के बारे में बता दिया। तीसरा जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है, ध्यान से समझना, जैविक क्रिया में क्षार तथा क्षारीय मृदा धातुओं का योगदान।
धातुओं का योगदान। अब आपको पता है कि जो अपना है ना फर्स्ट वर्ग और सेकंड वर्ग है, पहला वर्ग और द्वितीय वर्ग है ना। पहले वर्ग जो अपन इस तरह से आवर्त सारणी पढ़ते हो आप लोग। यहाँ से अपन इस तरह के जो इसे कहते हैं, इसे तो कहते हैं पंक्ति। इस तरह से जो इसे क्या बोलेंगे, पंक्ति। इसे ऐसे तो पंक्ति, और ऐसे बोलते हैं ऊपर से नीचे को वर्ग। तो ये जो पहला वर्ग है ना, इससे पहले वर्ग को बोलते हैं क्षार धातु। इस पहले वर्ग में क्या आती है, क्षार धातु। और जो दूसरा वर्ग है ना, इससे दूसरे वर्ग में आती है क्षारीय मर्दा धातु। क्षारीय मर्दा धातु, क्षारीय मर्दा धातु। तो इस पहले वर्ग में धातु आती है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हेलिनाक्रिप्स है ना, रुबिडियम, सीजियम, इस तरह से धातु आती है। और इसमें द्वितीय वर्ग में आती है देख बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम और बी, ये धातु आती है। लेकिन न तो हमको रुबिडियम के बारे में पढ़ना है, न सीजियम के बारे में पढ़ना है, न बेरियम के बारे में पढ़ना है, न स्ट्रोंशियम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हमको इनके बारे में नहीं पढ़ना है। अपने जो सिलेबस है उसके हिसाब से पढ़ो आप लोग। आप लोगों को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश मत करो। अभी आप सिलेबस के हिसाब से पढ़ो, ठीक है। तो न तो इन दोनों के बारे में पढ़ना है, सोडियम पोटेशियम के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नीशियम कैल्शियम के बारे में पढ़ेंगे, इन दोनों के बारे में भी नहीं पढ़ेंगे। तो अपनी जो कार्बनिक रसायन वाली यूनिट है, इसमें इन एक तो सोडियम और पोटेशियम क्षार धातु, ये इनका योगदान है, और मैग्नीशियम और कैल्शियम के बारे में चर्चा है। तो पहले अपन क्षार धातुओं के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इनको निपटा देंगे, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम को पहले पढ़ लेते हैं। अब ध्यान से समझना सोडियम और पोटेशियम की कहानी को देखना। जब हम यानी कि बाहर से पोषक तत्व लेते हैं, जैसे हम जो रोटी बनाती है अम्मा, उन्हें नमक डालती हैं आटे में ना, सब्जी खाते हैं उसमें नमक डालती है, तो उसके थ्रू हम यानी कि सोडियम को अपने शरीर के अंदर लेते हैं, ठीक है। हम बाहर से पोषक तत्व लेते हैं, सब्जी खाते हैं और अन्य चीज़ों को भी खाते हैं। तो उन सभी उन बाहर की चीज़ों से हम क्या लेते हैं, सोडियम और पोटेशियम को लेते हैं, सोडियम व पोटेशियम को लेते हैं, ठीक है। ये जो सोडियम होता है, ध्यान से समझिए, यहाँ तो लिख देता हूँ सोडियम और यहाँ पे लिख देता हूँ पोटेशियम ना। सोडियम एक तंत्रिका से, जो हमारे जो मस्तिष्क होता है, ये न्यूरॉन कोशिका या न्यूरॉन तंत्रिका से मिलकर बना होता है। जो हमारा मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क दो प्रकार की तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। एक तो न्यूरॉन तंत्रिका, एक न्यूरॉन दो प्रकार की सेल से मिलकर बना होता है। न्यूरॉन सेल, एक तो है न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन कोशिका कहूँ, और एक न्यूरॉन गैलियल सेल। गैलियल सेल, ध्यान से समझना। न्यूरॉन तंत्रिका, हमारे मस्तिष्क का 90% भाग न्यूरॉन कोशिका से मिलकर बना है, और हमारे मस्तिष्क का 10% भाग न्यूरॉन गैलियल कोशिका से मिलकर बना होता है। जो न्यूरॉन कोशिका है ना, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता, ठीक है। लेकिन न्यूरॉन गैलियल सेल में कोशिका विभाजन हो जाता है। तो जो मस्तिष्क में, जो हमारा मस्तिष्क है, ये न्यूरॉन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और हमारे मस्तिष्क में क्या पाई जाती है, न्यूरॉन तंत्रिका पाई जाती है, ठीक है। अब एक न्यूरॉन तंत्रिका से सूचना को दूसरे न्यूरॉन तंत्रिका तक पहुंचाने में कौन मदद करता है ना, सोडियम करता है। तो लिखते हुए चलते हैं, एक न्यूरॉन तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका तक सूचनाओं को पहुंचाता है कौन, सोडियम। एक न्यूरॉन तंत्रिका से दूसरी न्यूरॉन तंत्रिका तक सूचनाओं को कौन पहुंचाता है, सोडियम, ठीक है ना। जो सोडियम होता है हमारे शरीर का जैसे ऊपरी वाला हिस्सा, ऊपर नहीं कि जैसे शरीर के बाहर ही निकल जाओ, नहीं, हमारा जो शरीर है, इस शरीर के ऊपरी वाले हिस्से में सोडियम की मात्रा अधिक होती है, और जो शरीर के अंदर वाला हिस्सा है ना, उसमें सोडियम की मात्रा कम होती है। ये मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे। हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से में सोडियम की मात्रा अधिक होती है और पोटेशियम की मात्रा कम होती है, और शरीर के अंदर वाले हिस्से में सोडियम की मात्रा कम होती है और पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है, पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है।
है ना, इसको अभी समझाता हूँ, है ना। इसमें एक चीज़ और लिख लो, ये जो पोटेशियम होता है, ये जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम क्या करता है, रक्त का थक्का बनने में मदद करता है, रक्त का थक्का बनाता है ये, है ना, रक्त का थक्का बनाता है। और जो मिर्ची आप लोगों ने देखी होगी, जब आप लोगों ने मिर्ची का पेड़ लगाया होगा आपके माता पिता ने घर में, तो मिर्ची का जो पेड़ लगाते हैं, मिर्ची लाल लाल सी होकर सिकुड़ कर यानी कि खराब हो जाता है मिर्ची का पेड़, तो उसे बोलते हैं मिर्ची का मोजेक रोग। ये पोटेशियम की कमी के कारण होता है। मिर्ची का मोजेक रोग में भी, मिर्ची का मोजेक रोग किसके कारण होता है, पोटेशियम के कारण होता है। तो रक्त का थक्का किसके कारण बनता है, पोटेशियम के कारण रक्त का थक्का बनता है। मिर्ची का मोजेक रोग पोटेशियम के कारण होता है। अब एक बात को सुनो, मैं बात कर लेता हूँ पहले शरीर के अंदर के, या पहले शरीर के ऊपरी वाले हिस्से की बात कर लेते हैं, है ना। शरीर के ऊपरी वाले हिस्से का मतलब ये नहीं कि मेरा माथा, ये नहीं। जैसे अपनी ये त्वचा है, तो त्वचा का ऊपरी वाला हिस्सा, तो इस ऊपरी वाले हिस्से में क्या होता है, सोडियम की मात्रा अधिक होती है और पोटेशियम की मात्रा कम होती है। जो शरीर का ऊपरी वाला हिस्सा है, इसमें सोडियम की मात्रा होती है 0.15 मोल। ये सांद्रता को इससे तो दिखाते हैं अपन, यानी कैपिटल एम से, या सांद्रता को मोल प्रति लीटर से भी दिखाते हैं, मोल प्रति लीटर, या 0.15 मोल प्रति लीटर कर लो आप, तो मोल प्रति लीटर ऐसे कर लो, यानी 0.15 मोल प्रति लीटर ऐसे करो आप तो। या यानी जो अपनी बुक में यानी कि 0.15 एम ही दे रखा है, तो आप यानी कि इसका मतलब एम का मतलब ये जो सांद्रता है ना, सांद्रता को कैपिटल एम से दिखा रखा है। और सांद्रता जो कंसंट्रेशन होती है, सांद्रता होती है मोल प्रति लीटर ही होती है, तो आप मोल प्रति लीटर कर लो, ठीक है। अब हम शरीर के ऊपरी हिस्से में सोडियम की कितनी मात्रा की आवश्यकता, कितनी मात्रा होती है, 0.15 मोल प्रति लीटर। और पोटेशियम जो होता है, इसकी ये होता है 0.0 मोल प्रति लीटर, है ना। शरीर के ऊपरी हिस्से में सोडियम होता है 0.15 मोल प्रति लीटर और पोटेशियम होता है 0.04 मोल प्रति लीटर। शरीर के ऊपरी हिस्से में जो सोडियम की सांद्रता होती है 0.15 मोल प्रति लीटर होती है, पोटेशियम की सांद्रता 0.04 मोल प्रति लीटर होती है, ठीक है। ये तो था शरीर के ऊपरी हिस्से की कहानी। अब शरीर के अंदर वाले हिस्से की बात कर ले, यानी कि मांसपेशियों के अंदर वाले हिस्से की बात करें। अंदर न, शरीर के अंदर सोडियम की सांद्रता होती है 0.01 मोल प्रति लीटर और पोटेशियम की सांद्रता होती है 0.15 मोल प्रति लीटर। कुल मिलाकर आप लोगों को ये याद रखना है कि शरीर के ऊपरी हिस्से में सोडियम की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, पोटेशियम की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। जबकि शरीर के अंदर वाले हिस्से में, यानी मांसपेशियों के निचले वाले हिस्से में, और शरीर के ऊपरी हिस्से का मतलब क्या है, मांसपेशियों के ऊपर वाला हिस्सा, और न शरीर के अंदर वाले हिस्से का मतलब क्या है, मांसपेशियों के निचले वाला हिस्सा में न पोटेशियम की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, सोडियम की कम मात्रा की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे हमने बाहर से क्या ली, सोडियम और पोटेशियम को ली, है सोडियम और पोटेशियम को ली। ये सोडियम और पोटेशियम कहाँ पे चली गई, ने कोशिकाओं में चली गई। कहाँ पे चली गई, कोशिकाओं में चली गई। अब हमको क्या करना है कि सोडियम को तो ऊपरी वाले, सोडियम की अधिक मात्रा को तो ऊपरी वाले हिस्से में पहुँचाना है और पोटेशियम की अधिक मात्रा को अंदर वाले हिस्से में पहुँचाना है। तो ये काम कौन करेगा, ये काम करता है, यानी इस काम को करने के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस काम को करने के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब एक एटीपी ऊर्जा 3 सोडियम को शरीर के ऊपरी वाले हिस्से में पहुंचा देती है और 2 पोटेशियम को शरीर के अंदर वाले हिस्से में पहुंचा देती है। एक एटीपी ऊर्जा 3 सोडियम को शरीर के ऊपरी वाले हिस्से में पहुंचा देती है और 2 पोटेशियम को शरीर के अंदर वाले हिस्से में पहुंचा देती है, ठीक है। अब इसने और ये पहुंचाने के बाद ये जो एक एटीपी ऊर्जा होती है ये टूट जाती है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट में,
एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट में ये टूट जाती है। ठीक है, ये अपना सोडियम और पोटेशियम के बारे में। सोडियम और पोटेशियम के बारे में यदि आपको और भी जानकारी हो, देख बायो वाले स्टूडेंटों को और भी जानकारी होगी तो वो और भी जानकारी लिखो, जितना आपसे आता है उतना लिखो। कहीं पर भी आपने पोटेशियम के बारे में 2 लाइन पढ़ ली तो लिखो, सोडियम के बारे में 2 लाइन पढ़ ली तो लिखो। ठीक है, आप इसमें जितना नंबर का पूछे उतना हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम की तरफ। पेट ही दुख लग गया, पॉज कर 1 मिनट। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे क्षारीय मर्दा धातु को, क्षारीय मर्दा धातु। ठीक है, इसमें अपन क्या क्या पढ़ना है, एक तो मैग्नीशियम के बारे में पढ़ना है और एक कैल्शियम के बारे में पढ़ना है। तो पहले पढ़ लेते हैं मैग्नीशियम के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, मैग्नीशियम के बारे में। ठीक है, ये जो अपना मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो ऑक्साइड है ये मिट्टी में पाए जाते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम के ऑक्साइड मिट्टी में पाए जाते हैं और इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। इन्हें कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। इन्हें इस कारण इन्हें क्षारीय मर्दा धातु कहते हैं। इन्हें इस कारण इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें क्षारीय मर्दा धातु कहते हैं। अब अपन को पढ़ना है मैग्नीशियम के बारे में। ये जो मैग्नीशियम होता है कैल्शियम व फॉस्फोरस के साथ मिलकर हड्डियों को मजबूत बनाता है। इन्हें कैल्शियम व फॉस्फोरस के साथ मिलकर हड्डियों को मजबूत बनाता है। ये जो मैग्नीशियम होता है, ये मैग्नीशियम क्या काम करता है, ये हार्मोन के स्रावण में मदद करता है। हार्मोनों के स्रावण यानी हार्मोन के निकलने में मदद करता है। ठीक है, ये जो मैग्नीशियम होता है ये मैग्नीशियम प्रोटीन के संश्लेषण और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में मदद करता है। जो पेड़ पौधों की पत्ती होती है, पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। पेड़ पौधों की पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। ठीक है, और ये जो क्लोरोफिल होता है ये Mg+2 का संकुल होता है। यानी कि सीधी भाषा में कहें कि क्लोरोफिल जो होता है मैग्नीशियम का बना होता है। क्लोरोफिल मैग्नीशियम का बना होता है। क्लोरोफिल किसका बना होता है, मैग्नीशियम का बना होता है। अब आप इसमें नीचे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को भी लिख सकते हो। क्या अभिक्रिया है, 6CO2 + 12H2O, यहाँ पे लिख देना सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल। ठीक है, क्या बनेगा, 6C6H12O6 + 6H2O + 6O2। जो पेड़ पौधों की पत्ती होती है, इन्हें पत्तियाँ क्या करती हैं, जड़ों से पानी को खींचती है। और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है और ये क्या बनाती है, क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश में इन्हें ग्लूकोज बनाती है और वाष्प के रूप में H2 निकल जाता है और ऑक्सीजन निकलता है। ये जो ऑक्सीजन होती है, इस ऑक्सीजन का उपयोग हम श्वसन में करते हैं। इन्हें किस में करते हैं, श्वसन में करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। आपको कैल्शियम मैग्नीशियम के बारे में और आप लोगों ने कोई और नई चीज़ पढ़ी हो तो वो मैग्नीशियम के बारे में लिखो। डरते क्यों, जो दिमाग में होए ना आपके लोगों के कि मैग्नीशियम के बारे में जो छापना है वो लिखना है। क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन ये आएगा कि जैविक क्रियाओं में मैग्नीशियम की भूमिका लिखो, जैविक क्रियाओं में कैल्शियम की भूमिका लिखो। या ज़्यादा बड़ा है तो इससे बढ़ा सकता है, जैविक क्रियाओं में 2 क्षारीय धातुओं की भूमिका लिखो, जैविक क्रियाओं में 2 क्षारीय मर्दा धातु की भूमिका लिखो। ऐसे क्वेश्चन आएगा नॉर्मल। ठीक है, अब कैल्शियम के बारे में पढ़ें, इसको देख लो आप। देखो कैल्शियम जो होता है, इन्हें कैल्शियम, ये जो Ca कैल्शियम +2 होता है, ये क्या करता है, रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। यानी खून को गाढ़ा करता है। सिंपल भाषा में क्या है, तो खून को गाढ़ा करता है।
रक्त का थक्का बनाता है। नंबर 1 क्या बनाता है? रक्त का थक्का बनाता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या करती है? ये यानी कैल्शियम, जो दांत होते हैं, दांतों का ऊपरी जो हिस्सा होता है उस हिस्से को कहते हैं इनेमल। दांतों को मजबूत बनाता है कौन? कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है? दांतों को मजबूत बनाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। जो हमारे शरीर की हड्डियां होती हैं, उन हड्डियों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। ये कैल्शियम किसके रूप में पाया जाता है? यानी कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है, यानी कैल्शियम ना फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। ये है ना, फॉस्फेट की संयोजकता होती है 3 CnO कॉल्टवाइस। यानी कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र यही है ना, फॉस्फेट की संयोजकता 3 होती है कि नो कि 4 होती है। फॉस्फेट की संयोजकता कितनी होती है यार? मुझे याद ही नहीं आ रहा है फॉस्फेट की संयोजकता। इसमें कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है गड़बड़ हो, इसको आप मत लिखो, मुझे कंफर्म नहीं है इस पर। तो कैल्शियम क्या करता है? हड्डियों को मजबूत बनाता है। और कैल्शियम जो हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। ये दांतों को मजबूत बनाता है। और कैल्शियम क्या करता है? हमारे शरीर को आधारभूत संरचना प्रदान करता है, हमारे शरीर को आधारभूत संरचना प्रदान करता है कौन? कैल्शियम। जो समुद्री जीव होते हैं, तीसरी चीज क्या? जो समुद्री जीव होते हैं, समुद्री जीव जैसे एग्जाम्पल के तौर पे शंख एक समुद्री जीव होता है, जिसका मांसपेशी, जिसके अंदर का जो मांस भरा होता है, वो मांस जब वो मर जाता है तो मांस यानी बाहर सड़कर बाहर निकल जाता है और उसका ऊपर का खोल बचता है ना, उसका ऊपर का खोल बनता है। तो शंख यानी समुद्री जीव जैसे ये जो शंख होता है यानी इस शंख का जो ऊपरी खोल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है ना। शंख जो होता है इसका जो ऊपरी खोल होता है वो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। सॉरी, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3 ना, शंख। ठीक है। और बहुत सारे जीव होते हैं जिनका शरीर किसका बना होता है? यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ऊपरी हिस्सा, ऊपरी खोल किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम के बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है, यानी कैल्शियम के बारे में भी आप लिख सकते हो। चौथा अपना टॉपिक क्या था?